हे फ्रेंड्स, दिस इज़ शालिनी। वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आपकी क्लासेस कैसी चल रही है? समझ में आ रहे हैं? लेक्चर्स कैसे हैं? मैं क्लास डेली ले रही हूँ ताकि आपकी चीज़ें अच्छे से हो पाएँ और होपफुली मुझे उम्मीद रहेगी कि मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रही हूँ या बता रही हूँ वो आपको क्लियर वे में समझ में आ रहा है। मैं हर वीडियो में ये बात ज़रूर कहती हूँ कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में वो चीज़ बता दीजिए, तो मैं आपको उसको दूर ज़रूर कर दूँगी, ठीक है। लेकिन आपको मुझे बताना होगा कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आप सभी को एक बात कहना चाहूँगी कि आपकी क्लासेस मेरी तरफ से रेगुलर बेसिस पे चल रही है। 1-2 दिन जो डिले होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ टेलीग्राम पे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। क्लासेस आपकी चल रही हैं सुबह 10 बजे, शाम को 8 बजे, तो रेगुलर पंक्चुअल हो जाइए मेरे साथ। अपने सिलेबस को कवर करते हैं। लगभग सारे सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट कर दिए हैं और एक एक चैप्टर भी कवर हो गया है, तो आपका एक चैप्टर छूट रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए डेली क्लास को अटेंड करिए, ठीक है। जो भी लोग नए हैं उनका स्वागत है शाइन रेड क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, तो सारे PDF आपको आसानी से मिल जाएंगे। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। किसी भी वीडियो में आप जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और सारे PDF को आसानी से आप पा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज की क्लास में। यहाँ पे है सब्जेक्ट इंग्लिश, आपको दिख रहा है जैसा कि आपने सभी ने देख लिया। चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है। हमने जितने भी मेथड्स थे मैंने सारे मेथड्स आपको हिंदी इंग्लिश जैसा भी हो सका, जो भी उचित लगा उस तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है और समझाया भी। मेथड्स मैंने कवर करवा दिए। अब बारी है अप्रोचेस की। 3 प्रकार के अप्रोच के बारे में मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच और ओरल अप्रोच, ठीक है। 3 अप्रोच आपको पढ़ने हैं, पहले चैप्टर में है। तो आज आपका ये एक अप्रोच स्टार्ट किया है मैंने, जो कि है स्ट्रक्चर अप्रोच, ठीक है। आपकी क्लासेस इंग्लिश की बेटर मैंने की है, कोशिश की है कि सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से, तो जितना बेस्ट हो सके मैंने अपना द बेस्ट किया है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी क्लास को देखिए, आपका भी सब कुछ अच्छे से हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच बोथ आर इक्वल। चलिए आपके सामने यहाँ पर है स्ट्रक्चरल अप्रोच। आपको प्रश्न आएगा, क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है। या तो क्या है, व्हाट इज अ स्ट्रक्चरल अप्रोच, आपको ऐसे प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। या आप क्या समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए क्लियर वे में चलिएगा। इंग्लिश है, मजाक में मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है मैंने आपको बताया था। अप्रोच मेथड टेक्निक मैंने पहली क्लास में बताया था, ठीक है। स्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चर दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। यहाँ पे इसकी हिंदी मीनिंग आ रही है संरचनात्मक दृष्टिकोण। अप्रोच का मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण, ठीक है। नज़रिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है उस चीज़ को लेकर, या कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए। संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या है, यही है स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है और आप उचित वे में इसका आंसर क्या लिख सकते हैं। द स्ट्रक्चरल अप्रोच मीन्स structural approach means the arrangement of words in such a way as to form a suitable pattern of sentence. ध्यान से, the structural approach means, structural approach का मतलब होता है, structural approach का मतलब होता है the arrangement of words का arrangement का मतलब क्या है, व्यवस्था होनी ना। वर्ड्स का अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि अगर कैट लिखना है, CAT स्पेलिंग होती है, ठीक है। कैट का मतलब सबको पता है। अगर यही स्पेलिंग CTA लिखा हो, आप क्या ऐसा कोई वर्ड देखे हैं? हैव यू एनी सीन दिस टाइप ऑफ वर्ड? आपने कभी भी इस तरह का कोई वर्ड देखा है? कभी नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ये अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है। यहाँ पे जो बात आपकी पहले डेफिनेशन में, पहले टॉपिक में आई है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का क्या अरेंजमेंट, ABCDEFGH, ये कोई वर्ड्स का अरेंजमेंट नहीं, वो तो एक अल्फ़ाबेट का पैटर्न है। समझ में आ रही है बात। वर्ड्स का अरेंजमेंट का मतलब मैंने आपको बताया, एक बार फिर बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज करिए आपको लिखना है राम, RAM, ठीक है। दिस इज स्पेलिंग ऑफ राम, करेक्ट है। अगर यही स्पेलिंग आपको RMA मिले, आप इसको क्या पढ़ेंगे, आपको राम को लिखना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, ब्लैंक्स आता है ना, तो राम भरना है, आपको A भरना है, लेकिन आपको ये ऐसी स्पेलिंग का कुछ स्ट्रक्चर मिल रहा है,
तो ये अरेंजमेंट सही है कि ये, दिस अरेंजमेंट इज राइट। तो यहाँ पे जो बात बोली जा रही है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ये एक वर्ड है राम, और राम में जो अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर दिया गया है वो एक सही अरेंजमेंट में है। समझ में आ रही है बात? यही बात यहाँ पे है। द स्ट्रक्चरल अप्रोच मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सच अ वे टू फॉर्म अ सुटेबल पैटर्न ऑफ सेंटेंस। हमें क्या करना है, हमें वर्ड के ऐसे अरेंजमेंट को अरेंज करते हुए चलना है जिससे हम एक सुटेबल पैटर्न ऑफ सेंटेंस को फॉर्म कर सकें, एक सही सेंटेंस को बना सकें, क्योंकि जो सेंटेंस होता है वर्ड्स मेक सेंटेंस, ठीक है, वर्ड वर्ड मिलकर एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो ये वर्ड सही है, इसका वर्ड का अरेंजमेंट सही है, इस वर्ड का अरेंजमेंट सही है, तो आपका एक सेंटेंस लास्ट में जाके फॉर्म हो जाएगा। तो वही बात इसमें यहाँ पे कही जा रही सिंपल शब्दों में। स्ट्रक्चर अप्रोच का मतलब है कि एक कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, कोई भी पैटर्न कर रहे हैं, तो आपको उसको स्ट्रक्चर वे में करना है, एक स्ट्रक्चरल पैटर्न में करना है, तभी आप उस चीज़ को सुटेबल तरीके से कर पाएंगे और आपको सुटेबल आंसर मिलेगा। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर अप्रोच का यूज़ इंग्लिश को पढ़ने के लिए कर रहे हैं, तो ये बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि आप इंग्लिश को सीखने के लिए कैसे इस पद्धति का यूज़ करके बेटर वे में आप इंग्लिश को सीख सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं। समझ में आई बात? चले आगे, चलिए आगे देखते हैं क्या है और इनके बारे में। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन पैटर्न ऑफ सेंटेंस। प्रत्येक भाषा का अपना खुद का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हिंदी का है, उर्दू का है, फारसी का है, पंजाबी का है, गुरमुखी का है, बहुत कन्नड़ का है। हर एक भाषा का अपना खुद का एक पैटर्न होता है। सो इज़ द केस विथ इंग्लिश। अगर हम यही चीज़ इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा के साथ देखेंगे, मीनिंगफुल वर्ड्स आर यूज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में यूज़ किया जाता है सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। तो यही बात यहाँ पर है कि ईच लैंग्वेज, प्रत्येक भाषा का अपना खुद का एक पैटर्न होता है, और अगर यही चीज़ हम जब इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं तो हम जो वर्ड्स को यूज़ करके एक सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा, एक निश्चित फिक्स्ड ऑर्डर में होगा, ठीक है, तभी वो जाके एक वर्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे सपोज़ करिए आपको, जैसे इंग्लिश ग्रामर, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं ना, आप बहुत जब आप टेंस पढ़ते हैं तो क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों? आई एम राइट? पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये एक पैटर्न है, सबसे बेसिक पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले वर्ब यहाँ पे ला दीजिए, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे ला दीजिए। वो अलग चीज़ें हैं कि किसी में आता है, बट एक मेन जो आपको चीज़ें सिखाई जाती है बेसिक ग्रामर से, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आपको यही चीज़ सिखाई जाती है। तो ये एक पैटर्न में यूज़ हो रहा है ना, एक फॉर्मूले के सेट में यूज़ हो रहा है ना, वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि ये तो आप इंग्लिश सीखने के लिए कर रहे हैं तो इंग्लिश में आ गया। ऐसे आप कोई भी भाषा सीखना चाह रहे हैं तो उसका अपना खुद का एक सेट ऑफ पैटर्न होता है, ठीक है। चलें आगे, कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझा दूँ, आपके दिमाग में मोटी सी बात एक बैठ जाए कि स्ट्रक्चरल अप्रोच वाकई में क्या है। फिर यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है, स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ एन अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है, एक पैटर्न, एक दृष्टिकोण, एक पद्धति है इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जब हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, दैट एम्फेसाइज का मतलब होता है कि अवधारणा, कॉन्सेप्ट जो होता है, जो बेस्ड होता है, बुनियाद जो होती है, दैट एग्जामिनेशन ऑफ लैंग्वेज इज़ वेरी इन डिटेल मैनर। इसमें क्या होता है कि अगर कोई इस पैटर्न को यूज़ करके जब हम इंग्लिश को सिखाते हैं तो हम काफ़ी डिटेल मैनर में चीज़ों को कोशिश करते हैं कि इतने अरेंज वे में वो चीज़ें हो जाएं कि आपको उचित तरीके से वो मैनर समझ में आ जाए, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच कैसे बेनिफिशियल है, कैसे इफेक्टिव है, इसको आप यूज़ करके कैसे अच्छे तरीके से इंग्लिश को बेटर वे में समझा सकते हैं, एक भाषा को आप बच्चे को लर्न करना सिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया है, दिस स्ट्रैटेजी विच इज़ कंसीडर्ड एक ट्रेडिशनल अप्रोच। ये एक स्ट्रैटेजी ऐसी है जहाँ पे आप ट्रेडिशनल अप्रोच कह सकते हैं इसको, जो हमेशा से चला आ रहा है, फॉलो किया जा रहा है, एग्जामिन किया जा रहा है लैंग्वेज को। प्रोडक्ट सच एज इसमें साउंड, मॉर्फीन, वर्ड, सेंटेंस, वोकैब और मेनी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर इस अप्रोच को यूज़ करके इंग्लिश भाषा को सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं तो आपको साउंड को ध्यान रखना होगा, आपको फोनीम्स को ध्यान रखना होगा, मॉर्फीम्स को ध्यान रखना होगा, वर्ड्स को ध्यान रखना होगा, सेंटेंस को ध्यान रखना होगा, जो सिलेबल होते हैं उनको ध्यान रखना होगा, वोकैब को क्लियर करना होगा। इन सारी चीज़ों को आपको एक सेट ऑफ पैटर्न में लेकर चलना होगा, तभी आपका एक सेंटेंस फॉर्म होगा, तभी आप एक लैंग्वेज को खुद भी इस तरीके से सीख कर सिखा सकते हैं, ठीक है। यही है स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बातें हैं इनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन है, बेसिक से डेफिनेशन है ब्रिम्पटन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन्होंने क्या कहा ये देखते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ अ साइंटिफिक स्टडी। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है,
ठीक है, एक वैज्ञानिक विधि है। ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है अंग्रेजी भाषा का। दैट एनालिसिस, दियर एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट, ये क्या करती है, एनालिसिस करती है चीज़ों को एक लॉजिकल अरेंजमेंट में अरेंज करके, ताकि आप आसान तरीके से इंग्लिश भाषा को एक्वायर कर सकें। ठीक है, आगे चलें। आप एक डिफिनेशन दी गई थी, मैंने आपको दिखाई। इस तरह से आप कई तरीकों को लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल अप्रोच वाकई में क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसका एग्जिस्टेंस है, कि कैसे आप इसका यूज़ करके अच्छे तरीके से बच्चों को इंग्लिश सिखा सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को इस पैटर्न को यूज़ करके सिखा सकते हैं। ठीक, चलिए अब यही चीज़ हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में कुछ है नहीं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो अपने टॉपिक से ही क्लियर हो जाते हैं कि एक्चुअल में वो क्या है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे और हेल्प हो जाए। हर लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। सिंपल सी बात बताई जा रही है कि जितनी भी भाषा है, ठीक है, जितनी भी लैंग्वेज है इस समय, उसका सभी लैंग्वेज का अपना खुद का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि उसका खुद का अपना एक पैटर्न होता है, एक पद्धति होती है, एक तरीका होता है। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी को ही मोटिव लेके चलेंगे। यहाँ पे हर लैंग्वेज कहा गया, और हर लैंग्वेज में इंग्लिश आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश को कैसे बच्चे को सिखाएं स्ट्रक्चर अप्रोच यूज़ करके, ये हम यहाँ पर जान रहे हैं। तो यहाँ पे बात है कि इस तरह के हम कह सकते हैं कि इंग्लिश का भी अपना, अंग्रेजी लैंग्वेज का भी अपना एक खुद का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब पता है आप सभी को, होता है क्या है, ढांचा, आकार, शेप कह सकते हैं ना। ढांचा क्या, स्ट्रक्चर का हिंदी मतलब होता है ढांचा। तो आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो सबका एक सेट ऑफ पैटर्न होगा। उसी सेट ऑफ पैटर्न पे आप जब पढ़ाएंगे तो चीज़ें आसान तरीके से समझ में आएंगी। अंग्रेजी भाषा को सीखने और सिखाने का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जी हाँ, कैसे, ये समझते। जैसे आपको छोटा बच्चा जब LKG में गया और उसको चीज़ें सिखानी, तो पहले जो है छोटे छोटे खिलौने ABCD जो है वो प्लास्टिक के मार्केट में मिलते हैं, रंग बिरंगे कलर के, देखिएगा तो मिलता है, वहाँ पे जाके भरने को रहता है। ऐसे बड़ा सा बॉक्स मिलता है, 200-250 रुपये का गेम आता है। ठीक है, ऐसे फिलिंग में रहता है, A भरो, B भरो, C भरो, निकाल के, ठीक है, सब निकाल दो और उसके बाद भरने को रहता है। जो वो बच्चा A ही फिट होगा उस स्ट्रक्चर में, तो ऐसे सीखने को मिलता है। तो ये मैं आपको ये बता इसलिए रही हूँ क्योंकि पहले आप प्ले ग्रुप में गए, बच्चा गया तो ये सिखाया गया, फिर और आगे चला गया तो A के बाद धीरे धीरे करके A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, धीरे धीरे किसी कैट दिख गई तो C, और जो है बॉल दिख गया तो फिर उसकी स्पेलिंग सिखाई गई, BALL बॉल, CALL कैट वगैरह वगैरह। धीरे धीरे करके हर एक, पहले अल्फ़ाबेट सिखाया गया, फिर वर्ड सिखाया गया, फिर सेंटेंस सिखाया गया। अगर आपको यही चीज़ इंग्लिश सिखानी है तो पहले आपको सेंटेंस ही सिखा दें, क्यों आपको ये सिखा रहे हैं? जी नहीं, हर एक क्लास का लेवल डिवाइड है कि आप इस क्लास में जाएंगे तो आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी। उसी तरीके से एकदम सेम प्रोसेस पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने का यही तरीका है। एक सेट ऑफ पैटर्न में आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाएंगे तो बच्चे को समझ में आएगा, वो रिलेट करके समझेगा। तो ये रही बात इंग्लिश भाषा की। अगर इंग्लिश भाषा आप सिखा रहे हैं तो बच्चे को पहले आप ABCD सिखाएंगे, अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, फिर सारी ये धीरे धीरे करके बताएंगे। तो एक सेट ऑफ पैटर्न, पहले आप सीढ़ी ये चढ़े, फिर ये चढ़े, फिर ये चढ़े, फिर ये चढ़े। ये नहीं कि आप यहाँ पे छलांग मारो डायरेक्ट यहाँ पहुँच, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो यही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, सिंपल शब्दों में मोटा मोटा अपने दिमाग में डालते हुए ये चलिए, स्ट्रक्चर अप्रोच का मतलब क्या होता है कि अगर हम इंग्लिश भाषा को बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसका एक सेट ऑफ पैटर्न होगा। उसी सेट ऑफ पैटर्न पे हम बच्चे को इंग्लिश सिखाएंगे। इस पैटर्न क्यों यूज़ करेंगे? ताकि बच्चों को आसानी तरीके से चीज़ें आएँ, वो अपनी पीछे जो सीखी हुई चीज़ है उससे रिलेट कर पाएँ। आप पहले अगर जब उनको अल्फ़ाबेट सिखाएंगे तो जब आप उनको कैट की स्पेलिंग सिखाएंगे तो उसमें 3 अल्फ़ाबेट यूज़ होगा, एक C, एक A, एक T। ठीक है, तो C पहले उन्होंने पढ़ा, A उन्होंने पहले पढ़ा, T उन्होंने पहले पढ़ा। तो पहले तो वो अल्फ़ाबेट पढ़ रहे थे, लेकिन अब वो कैट पढ़ रहे हैं, एक वर्ड पढ़ रहे हैं। तो जो पीछे की चीज़ पढ़े, जो पिछली चीज़ पढ़े, उससे वो जब उसको रिलेट कर पाएंगे तब वो एक सेट ऑफ पैटर्न में एक एक स्टेप आगे चल रही। यही सीधी सी बात है। समझ में आई बात? मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको आसान तरीके से, एकदम सीधी तरीके से समझा दिया और आपके दिमाग में बात बैठ भी गई होगी कि एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या। चले आगे, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके एडवांटेज की, क्योंकि आपको एडवांटेज पूछता है। एक बात कहना चाहूँगी, ध्यान से मेरी चीज़ों को कभी ध्यान से सुना करिए कि मैं आपको जो चीज़ें कहती हूँ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो होती है, मैं ऐसे फालतू बातें हर समय नहीं बोलती हूँ। आपको चीज़ें मैं बता रही हूँ पंचुअल करके, कि आप ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कह रही हूँ। एडवांटेज यहाँ पे पूछी जा रही है तो मैं आपको ये चीज़ मैंने बता दिया। अब इसमें अच्छाई क्या होगी, इसमें बुराई क्या होगी, ये थोड़ा दिमाग भी लगाइए और सोचिए, क्योंकि प्रश्न आपको जितने मेथड और जितने आपको जो है ये अप्रोच बता रही हूँ, सबकी एडवांटेज डिसएडवांटेज ज़्यादा आती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 2-2, 3-3 पूछ ली जाती है।
है। चलिए देखते हैं पहली क्या है। इट हैज़ एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है बल, ठीक है। ऑन द 4 फंडामेंटल स्किल्स सच एज लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। मैंने आज सारी वर्ड्स की मीनिंग बगल में इसलिए ले ली है कि कुछ कमेंट मुझे आए थे कि मैम हिंदी में उसकी मीनिंग भी साइड में लिख दीजिए, तो मैंने कहा ये भी कर देते हैं आप लोगों के लिए। मुझे लगा कि चीज़ें आ जाती इतना थोड़ा थोड़ा बेसिक वर्ड, लेकिन हो सकता है जिन्हें नहीं आती, कोई बात नहीं, सीख लीजिए, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अच्छा वो उन्होंने बात बता दी मुझे, इसीलिए कहती हूँ कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप बता दीजिए, मैं वो चीज़ दूर कर दूँगी। देखिए, इट हैज़ एम्फेसिस ऑन द 4 फंडामेंटल स्किल। आपकी 4 फंडामेंटल स्किल LSRW, मैंने आपको पहले बताया था ना LSRW, ठीक है। अब ये LSRW 4 फंडामेंटल जो स्किल है, ये आप कोई भी पैटर्न यूज़ करिए या कोई अप्रोच यूज़ करिए या आप कोई मेथड यूज़ करिए, ये देखा जा रहा है कि किस में चारों स्किल को डेवलप किया जाए, चारों स्किल को महत्व दिया जा रहा है। स्ट्रक्चर अप्रोच की एक बेनिफिट है, एक खूबी है, इट हैज़ एम्फेसिस, ये बल देती है ऑन द 4 फंडामेंटल स्किल्स पे, आपकी योग्यता पे, एबिलिटी पे, कि आप बढ़िया सुन सकें, आप बढ़िया लिसनर हो, आप बढ़िया अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें, आप बढ़िया वक्ता हो जाए, आप बढ़िया रीड कर सकें, आप बढ़िया लिख सकें। तो यही बात यहाँ पे आ रही LSRW कि आपकी जो चारों स्किल है उसका अच्छे से ग्रोथ हो, चारों का विकास हो और चारों में आप तेज हो, ठीक है। जो स्ट्रक्चर अप्रोच को यूज़ करके जब इंग्लिश सिखाई जाती है तो ये 4 जो स्किल है इनका इस्तेमाल होता है और ये चारों डेवलप करती हैं, ठीक है। किसी एक दो को इग्नोर नहीं किया जाता है स्ट्रक्चर अप्रोच में, ये बहुत अच्छी डिसएडवांटेज, बहुत अच्छी एडवांटेज के रूप में, ठीक है। चलिए दूसरा, इट फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ इंग्लिश बाय इम्पार्टिंग, मतलब बताना, नॉलेज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, ये फैसिलिटेट करता है मतलब बढ़ावा देता है और मतलब थोड़ा और ज़्यादा आपको छूट दे देता है इस टाइप से, या आपके सामने सारी चीज़ें ले आकर रख देता है। द लर्निंग ऑफ इंग्लिश, जब आप इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं, बाय इम्पार्टिंग द नॉलेज ऑफ इट्स, बाय मतलब आप अगर उनको इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं तो आप उनको नॉलेज स्ट्रक्चर के रूप में देंगे कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, देन ये, देन, करेक्ट, यही बात है। तीसरा, इट प्रमोट एवरीडे इंग्लिश, ये क्या करता है, आपको डेली एक एक वर्ड को प्रमोट करेगा सीखने में, आपको आगे बढ़ाएगा। डेली आप जो है एक एक दो वर्ड को, वोकैब को, इसमें बहुत अच्छा होता है कि इसमें वोकैब का जो कलेक्शन है वो बढ़िया, शब्दकोश एक बढ़िया तैयार हो जाता है आपका, ठीक है, इस अप्रोच को यूज़ करके। फोर्थ देखिए, इट इनेबल्स द स्टूडेंट टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, ये बच्चों को इस योग्य बना देता है कि वो इंग्लिश को स्पीक कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो भी करेक्टली, बिकॉज इसमें एक सेट ऑफ पैटर्न को यूज़ करके पहले अल्फ़ाबेट, फिर वर्ड, फिर जो है सेंटेंस, तो सब चीज़ें एक सेट ऑफ पैटर्न सिखाई जाती हैं। तो वो धीरे धीरे करके पहले अल्फ़ाबेट, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस जब सीखे ना तो वो स्पीक करने लगते हैं, क्योंकि सेंटेंस से स्पीक किया जाता है। तो यहाँ पे ये है कि ये मेथड को यूज़ करके जब बच्चे को इंग्लिश सिखाई जाती है तो वो उचित तरीके से, सही तरीके से स्पीक कर पाते हैं, ठीक है। फिफ्थ देखिए क्या है, बाय द लर्निंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जब हम लर्न कर रहे हैं और सेंटेंस के स्ट्रक्चर के द्वारा, द चाइल्ड ऑटोमेटिकली लर्न ग्रामर, वर्ड ऑर्डर एंड यूज़ ऑफ वर्ड, तो बच्चा जो है वो सिर्फ एक भाषा ही नहीं सीख रहा है, उसके साथ साथ ग्रामर को भी सीख रहा है, वर्ड को भी सीख रहा है और ऑर्डर को भी सीख रहा है कि पहले क्या यूज़ होगा, फिर क्या यूज़ होगा। ये ग्रामर भी इसमें, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कर रहा है, इंग्लिश वही स्पीक कर सकता है जिसको ग्रामर के बेसिक रूल्स भी पता होंगे। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोग फ्लुएंट स्पीकिंग जो करते हैं, कोर्स सीखे, तो उन लोगों को थोड़ा सा मतलब ध्यान रहता है, ऐसा नहीं कि एकदम से नहीं, थोड़ा सा टेंस भी पता रहता है, बहुत सारी चीज़ें पता है, सिखाई जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा अप्रोच है जो इतना बढ़िया है। आप अगर इंग्लिश भाषा को सिखा रहे हैं बच्चे को, तो इसमें आप उनको ग्रामर भी सिखाएंगे, मतलब आप सिखा तो इंग्लिश लेकिन उनका ग्रामर भी सीख लेंगे, वर्ड का ऑर्डर भी सीख लेंगे और यूज़ भी कर लेंगे वो अच्छे तरीके से, ठीक है। चले आगे देखते हैं, ये 5 आपकी जो है एडवांटेज थी, 5 एडवांटेज मैंने बेसिक बताई है, इसमें से आप 2-3 भी तैयार रखेंगे तब भी आपका काम अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स क्या है आपको देखते हैं, इनकी जो है लिमिटेशन क्या है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द हायर क्लास, बड़ी क्लास के लिए सुटेबल नहीं, जी हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो इतने बड़े हो चुके होते हैं कि अब वो 5th क्लास के बच्चे को आप अल्फ़ाबेट नहीं सिखाएंगे, ठीक है, तो हायर क्लास के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। दूसरा, दिस अप्रोच फॉलो और रिजिड मेथडोलॉजी, इसमें क्या होता है कि टाइट पद्धति का यूज़ किया जाता है, ये एक टाइट पद्धति से रिजिड है, एकदम कड़ी है, या अपने पैटर्न पे ही चलने वाली हो, चलेगी उसी गाड़ी से। कभी कोई चीज़ हो, ऐसा कोई गेम हो जाए या कोई ऐसा चीज़ हो जाए, या कभी कभी
आप फॉर्म भरिए, कुछ भी करिए, कोई चीज़ अगर आप आधे में पहुंच गए, बस आप फाइनल करने ही वाले थे लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम हो गई और फिर आप अगर दोबारा स्टार्ट करेंगे तो फिर से आपको स्टार्ट करना होगा, तो वही चीज़ लगती है बाप रे कितनी रिजिड है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ये अप्रोच जो है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर पे चल रहा है तो पहले ये स्ट्रक्चर होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो यही चीज़ आपको काफ़ी कभी ये होता है कि ये बहुत रिजिड हो जाती है। ठीक है, रिजिड मेथड का यूज़ किया जाता है इसमें। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ये टाइम बहुत लेती है क्योंकि स्ट्रक्चर में चलती है, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये, जैसे लिफ्ट चलती है ना, लिफ्ट पहले ऐसा नहीं है कि वो चीज़ हर फ्लोर पे जहाँ पे उसको जाना है वो ऊपर है। आपको जैसे थर्ड फ्लोर पे आप हो, थर्ड जैसे आपको 4 मंजिले की बिल्डिंग पे वो लगी हुई है, थर्ड पे आप हो और आपको नीचे आना है और वो थर्ड पे आपको मिल रही है, लेकिन पहले वो आपको फोर्थ पे ले जाएगी, फिर वो थर्ड से होते हुए जाएगी। अगर वो ऊपर की तरफ जा रही है और आपने थर्ड पे उसको रोक दिया है तो आपको थर्ड से वो नीचे नहीं ले जाएगी, ऐसा रूल नहीं होता है। वो पहले ऊपर फोर्थ पे ले जाएगी, फिर वो नीचे आएगी। तो क्या हुआ, टाइम कंज्यूमिंग हो गया ना। यही स्ट्रक्चरल अप्रोच है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, लिफ्ट वाला एग्जांपल जाके आप जहाँ लिफ्ट तो हर जगह है, मॉल्स में, हॉस्पिटल, यहाँ वहाँ वहाँ यू देख लीजिएगा तो ये चीज़ दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, कभी चीज़ों को लाइव से इंटरेक्ट करके पढ़ें, चाहे इंग्लिश हो कोई भी लैंग्वेज है, आपको मज़ा आएगा और आप बढ़िया सीख लेंगे। ठीक है, कंप्लीटिंग द सिलेबस में भी डिफिकल्ट। ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है तो क्या होता है कि इतना ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, टाइम ले लेता है कि सिलेबस पूरा कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है। फोर्थ देखिए, वेल सिलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न कैन बी टॉट। इसमें क्या होता है कि जो वही सेंटेंस को पढ़ाया जाता है जो वेल सेलेक्टेड पैटर्न में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो सेलेक्टेड पैटर्न में बनाया गया रहता है या बना रहता है। ठीक है, आप ऐसे ही अचानक से किसी सेंटेंस को ऐसे फॉर्म करके नहीं पढ़ा सकते, हर एक चीज़ को वेल सेलेक्टेड मैनर से आपको पढ़ाना होगा। ठीक है, फिर देखिए, ड्रिलिंग मेक्स द एटमॉस्फेयर क्लास डल एंड बोरिंग। ये ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है ना, ड्रिल करना, एक ही जगह पे जाके ड्रिल करना। ड्रिल मशीन आती है ना दीवारों में होल करने के लिए, कील वील जो है लगाने के लिए, तो यही चीज़ यहाँ पे ड्रिल का मतलब है एक ही जगह पे वही एटमॉस्फेयर। एक क्लासरूम में आप यही मेथड का रोज़ यूज़ करके, अप्रोच यूज़ करके आप पढ़ा रहे हैं तो वो एक दिन बोरिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही क्लास को डल बना देगा, बोरिंग लगने लगेगा। तो बच्चे क्या होंगे, बोर हो जाएंगे, रोज़ यही पहले स्ट्रक्चर, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये एक बहुत बोरिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों में अप्लाई होता है, छोटे बच्चे बहुत जल्दी ही बोर हो जाते हैं, उनको हर समय कुछ नया चाहिए। ठीक है, ये 5 डीमेरिट इसमें थी, 5 मेरिट आपको मैंने बताई, 5 मैंने क्लियर कर दिया। क्लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की ये क्लास यहीं तक। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या पढ़ा आज हमने स्ट्रक्चरल अप्रोच को पढ़ा। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है मैंने आपको वो बताया, हिंदी में भी थोड़ा सा बताया है, एडवांटेज बता दी और डिसएडवांटेज बता दी। मुझे उम्मीद है कि आपकी आज की यह क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, इंटरेक्ट कर पाए होंगे आप बहुत आसान शब्दों में। यही मेरा मोटिव रहता है कि अच्छी चीज़ें आपको समझाऊं और बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊं ताकि आप उचित तरीके से समझो, अच्छा आंसर राइट कर सके। ठीक है, मुझे उम्मीद है क्लास पसंद आए। अगर पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और जाते जाते एक कमेंट सभी लोग करते हुए जाएंगे कि आज आप सभी क्लास में अटेंड थे। ठीक है, कभी कभी मैं क्लास में आपकी जो चैट चलती रहती मैं नहीं देख पाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चे मेरे पुराने हैं, नए हैं, खासकर पुराने वाले से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कमेंट डाल के जाइए कि आप सब थे, तो एक क्लियरेंस रहेगा कि हाँ कम से कम जितने पुराने हैं वो तो टाइम पे पंक्चुअल हैं। इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।